साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना है अपना? 121.02 करोड़, यानी भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। भारत के पास जो एरिया है वो है संसार में का अगर पूरे एरिया में अपना हिस्सा देखें तो 2.4% और पॉपुलेशन 17.5%, यानी हर छठा जो व्यक्ति है इस संसार में वो भारतीय है। यानी आपकी जो जनसंख्या का आकार वो जो है अगर कंपैरिजन करें क्षेत्रफल से तो वो बहुत बड़ा है। यानी आपके जो संसाधन हैं उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है। सभी समस्याओं की जड़ जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। जो भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, रोड, रेलवे, आपकी दुकान, आपका रिहाइश, आपका मेडिकल, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, जितनी भी सुविधाएं हैं जितनी भी बढ़ाते हैं कम पड़ जाती हैं। ऊपर से आपके रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा दबाव है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन यानी कैसे वितरित है पूरे देश में जनसंख्या। तो 5 बड़े जो जनसंख्या वाले प्रदेश और सबसे कम कहाँ पे है वो बात किया था। सबसे बड़े जैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम में। एरिया में सबसे बड़ा आपका राजस्थान है और एरिया में सबसे छोटा आपका गोवा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था। इसके बाद डेंसिटी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में हाईएस्ट बिहार 1103 यानी 1103 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, देन केरला, देन यूपी, उत्तर प्रदेश, और 5th पे हरियाणा 573 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो हमने बात किया था डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का। और लोवेस्ट जो कम जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो हिमालयन जो प्रदेश हैं उनमें है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश यानी 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है। आज हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? दो समय बिंदुओं के बीच यानी 2 समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से मतलब है 2 समय बिंदुओं के बीच जो जनसंख्या में बदलाव होता है, जो चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कहेंगे ग्रोथ ही, कहेंगे इसको वृद्धि ही। जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है और जनसंख्या कम भी हो सकता है। अगर आपके बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो क्या होएगा? आपकी नेचुरल ग्रोथ होएगी यानी पॉजिटिव होएगी।
और बाय द डेथ रेट आपकी ज़्यादा हो गई, बर्थ रेट कम है, तो नेगेटिव ग्रोथ होएगी, लेकिन कहेंगे उसको जनसंख्या वृद्धि। इसको कैसे निकालते हैं कि जो दो समय अंतराल हैं उनके बीच में जो अंतर है उसका जो वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट में क्या होता है, उसको हम प्रतिशत में निकाल देते हैं। किस में निकाल देते हैं? प्रतिशत में। P1 से यहां मतलब है आपका यानी आधार वर्ष, आधार वर्ष यानी जो पहले वाला समय बिंदु है। जैसे 2011 की अगर आप ग्रोथ रेट निकालेंगे तो 2001 की जो आपकी पॉपुलेशन है वो साइज कितना है आपका, उसके बाद में आपका P2 जो है वो 2011 में आपका साइज कितना हो गया, कितना हो गया 121 करोड़, 121 समथिंग, 02 कितना है। इसके पहले कितनी थी जनसंख्या? 102 करोड़। यानी P2 से P1 को माइनस कर देंगे अपॉन फिर बेस ईयर की और इनटू 100, तो ये आपकी आ जाएगी ग्रोथ रेट। और आपकी ग्रोथ रेट थी 17.64। ये ग्रोथ रेट है आपकी 2001 से लेके 2011 तक। ग्रोथ भी दो घटक हैं इसके मेन, एक होती है नेचुरल ग्रोथ और एक होती है इंड्यूस्ड ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ यानी आपके बर्थ रेट ज़्यादा हैं और आपके डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम है या ज़्यादा है यानी जो भी चेंजेस आएगी, बर्थ रेट और जो डेथ रेट का जो आपका डिफरेंस होएगा वो आपकी नेचुरल ग्रोथ होएगी। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और इंड्यूस्ड ग्रोथ यानी अभिप्रेरित वृद्धि, उसमें आपका इन माइग्रेंट्स और आउट माइग्रेंट्स यानी जो आपकी प्राकृतिक वृद्धि है उसमें माइनस हो जाएंगे आउट माइग्रेंट्स, यानी जो उत्प्रवासी यानी जो उस प्रदेश से या उस जगह से बाहर चले गए, और उसमें प्लस हो जाएंगे इन माइग्रेंट्स या अप्रवासी यानी जो वहाँ पे बाहर से आ गए। यानी जो माइग्रेशन का फैक्टर है वो इसमें इंक्लूड, इसको बोलते हैं आपकी वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ। वास्तविक वृद्धि में आपका जन्म माइनस आपकी डेथ और प्लस इन माइग्रेंट्स माइनस आउट माइग्रेंट्स। अब इसमें फेजेज हैं आपके, अगर हम 1901 से देखेंगे तो कुछ फेजेज हैं जनसंख्या के। किसी में जनसंख्या स्थिर रही है, कहीं धीरे रही है, कहीं एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो सबसे पहला फेज है आपका स्टैग्नेंट फेज बोलते हैं इसको, 1901 और 1921 के बीच का। इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है, स्थिर, यानी इसको रुद्ध यानी रुकी हुई जो वृद्धि दर का इसको फेज कह सकते हैं। इस प्रावस्था को हम एग्रेरियन सोसाइटी थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी,
मेडिकल फैसिलिटीज़, दूसरे हाइजीन सैनिटेशन, साफ सफाई का इतना प्रबंध नहीं था, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। तो इस अवस्था में आपकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1911 और जो 1921 के बीच का दशक है, इसमें आपकी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी, -0.3 समथिंग, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटी यानी कम हुई। एक पॉपुलेशन डिवाइड बोलते हैं इन दो को, एक 1911 से और जो 1921 का फेज है, एक 1941 से और एक 1951 के बीच का जो फेज है। 11 से 21 वाले में तो जनसंख्या आपकी कम हो गई, और 41 से जो 51 वाला फेज था जिसमें पार्टीशन की विडंबना हमें झेलनी पड़ी, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो उस टाइम पे ग्रोथ जो रेट थी वो 1.42 से 1.33 रह गई थी, यानी ग्रोथ रेट वो जो है उस टाइम पे कम थी। तो इन दो को आप पॉपुलेशन यानी जनसंख्या विभाजक, पॉपुलेशन डिवाइड के रूप में ये जाने जाते हैं। 1911 से 1921 वाला दशक था, उसमें जनसंख्या कम होने के कुछ कारण थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में, उसमें भारत से काफ़ी सैनिक उस युद्ध में भाग लिए और काम आए, यानी शहीद हो गए। एक महामारियां बहुत आई, इन्फ्लुएंजा 1918 में 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी उस फेज में यानी चल बसे। किससे? इन्फ्लुएंजा से। अभी क्या चल रहा है? कोविड-19। इतना तो इससे भी नहीं हुआ, अकेले भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा 1918 में चले गए थे। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये आपके जो दूसरे साफ सफाई के हैं, इतना सिस्टम डेवलप नहीं था। ठीक है, तो ये फेज था आपका प्रावस्था के स्टैग्नेंट फेज, रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद आपके भोजन और जो अन्य आधारभूत जरूरतों की वितरण प्रणाली थी वो भी इनएफिशिएंट थी, वो भी सफिशिएंट नहीं थी। निरक्षरता ज़्यादा थी, जन्म दर ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी। इसलिए 1.25 करोड़ लोग मर गए थे 1918 में इन्फ्लुएंजा से। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है आपकी फेज 2 यानी प्रावस्था क्षय। स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अवधि के रूप में जाना जाता है। सामान्य वृद्धि होने लगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ी। कुछ चिकित्सा विज्ञान में इस टाइम पे वृद्धि हुई। इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साधन, आपके यातायात के साधन और कुछ राहत सामग्री पहुंचाने में यातायात के साधन बढ़ने से कुछ सुविधा हुई, तो इस टाइम पे थोड़ा डेथ रेट पे वो जो है कंट्रोल किया गया, और जो वृद्धि है वो मंद गति से बढ़ने लगी। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। हाँ, मैंने बताया था एक ये है 1921 से लेकर 1951 के बीच, एक डिवाइड यहाँ पे भी है 1941 और 1951 के बीच में, यहाँ पे वृद्धि दर में कमी आई थी ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। भारत पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ, आज़ादी मिली, तो उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में इस फेज में, इस दशक में कमी महसूस की गई। इसे
मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा गया। तो इस फेज में हमारी जो वृद्धि है वो मंद गति से चली। थर्ड फेज है अपना 1951 से 1981 के बीच। इस फेज को बोलते हैं हम जनसंख्या विस्फोट। आज़ादी मिल गई थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 1981 के बीच आज़ादी मिली, कुछ दूसरी चीज़ें बढ़ने लगी, उद्योग धंधे बढ़े, शहरों की जनसंख्या भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ, तो डेथ रेट को कंट्रोल किया गया। लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा रही, डेथ रेट पे बढ़ी हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से कंट्रोल कर लिया गया। तो एकदम से बेहताशा वृद्धि इस टाइम पे दर्ज की गई। और इसी टाइम पे आपकी जो है जनसंख्या वृद्धि 1960 और जो 1961 और 1971 का जो दशक था उसमें 24.8% यानी जो डिकेडल ग्रोथ थी आपकी दशकीय वृद्धि वो जो है दर्ज की गई। उसके बाद नेक्स्ट फेज है आपका प्रावस्था घ जो वर्तमान में अभी चल रहा है। वृद्धि दर हालांकि ऊंची बनी रही लेकिन कुछ उसमें कमी आई। वृद्धि दर में 1981 के बाद जागरूकता आई, साक्षरता बढ़ी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, लोगों ने छोटे परिवार की सुख सुविधाओं के बारे में जाना, उसके बारे में जाना तो कुछ परिवार नियोजन करने की सोची, तो वृद्धि दर थोड़ा सा कम हुई। ठीक है, अब वृद्धि दर कम हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या नहीं बढ़ी, थोड़ी कम हुई, लेकिन इतना बड़ा साइज है आपका जनसंख्या का, इतना बड़ा आकार है, उस पे अगर थोड़ी ग्रोथ रेट भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो जनसंख्या काफ़ी बढ़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फेज में आपकी जो रेट है 1981 से और 2011 तक आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी गिरावट, काफ़ी नहीं थोड़ी गिरावट, 1981 में 24.66 थी आपकी डिकेडल ग्रोथ, उसके बाद 91 में 23.87, 2001 में 21.54 और फिलहाल कितनी है अभी बताया था मैंने 17.64 आपकी, यानी धीमी गति से, यानी डाउनवार्ड ट्रेंड है ग्रोथ रेट में, लेकिन जनसंख्या आपकी बढ़ रही है काफ़ी। इसके बाद आपका क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, कहीं पे सुधार हुआ है और कहीं पे एक दो पॉइंट्स मैं इसमें बताऊं। नागालैंड कई दशकों से काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर वहाँ पे हो रही थी। 1991 और 2001 के बीच नागालैंड में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 64.53, लेकिन 2001 और 2000 ये बड़ा उलटफेर है, 2001 और 2011 के बीच वहाँ पे माइनस में ग्रोथ रेट -0.47 दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं कुछ स्टेट में जो अपना राष्ट्रीय स्तर से उससे ज़्यादा रही और कुछ में राष्ट्रीय स्तर से कम रही। भारत की रही 17.64। दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, ये दो यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी जो ग्रोथ रेट है 53.54 दमन व दीव,
55.50 दादरा एवं नगर हवेली, इनकी अति उच्च वृद्धि दर रही। निम्न वृद्धि दर दर्ज करने वाले जो राज्य हैं त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हिमाचल, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड सबसे कम। अब इसके मेन पॉइंट्स आप, नागालैंड अकेला ऐसा राज्य जो पिछले अनेक दशकों में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज कर रहा था, लेकिन इस बार जनसंख्या वृद्धि दर -0.4। बड़े राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो 26% दर्ज की गई। हरियाणा में गिरावट 8.53%, राजस्थान 6.97। ये कुछ तथ्य हैं। नगरीय और ग्रामीण अंतर इसमें आप देखेंगे ग्रोथ रेट में। इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर ज़्यादा दर्ज की गई है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर कम दर्ज की गई है। इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो एक तो रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ पलायन बहुत हो रहा है। फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, रोजगार के क्योंकि गांव में रोजगार के सीमित अवसर हैं। दूसरा एक कारण और भी है कि जो डेफिनेशन है अर्बन एरिया की, उसमें कुछ जो बड़े गांव थे उनमें जो शहरी सुविधाएं डेवलप हुई तो वो भी शहरी जनसंख्या के अंतर्गत गिने जाने लगे। तो आपकी जो रूरल ग्रोथ रेट है वो कम और शहरी ग्रोथ रेट यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में देखेंगे आप रूरल अर्बन कंपोजिशन, काफ़ी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस हो जाएंगी। सेक्स कंपोजिशन, आपका लिंग्विस्टिक कंपोजिशन और जो दूसरी कंपोजिशन है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये